तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हीट। हीट क्या है? इट्स मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। किसी भी एनर्जी ट्रांसफर का एक मोड होता है आपका हीट। ठीक है, दूसरे शब्दों में या सेकंड वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच द सिस्टम कैन एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इफ दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब अगर आपका सिस्टम और आपका सराउंडिंग दो डिफरेंट टेम्परेचर पे है तो उनके बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो आपकी होती है हीट। इसके लिए आप ये मान के चल सकते हैं, देखिए आपका कोई भी ऐसा पोर्शन, यूनिवर्स का ऐसा पोर्शन जिसे आप स्टडी कर रहे हैं उसे आप बोलते हैं सिस्टम। उसके अलावा उस यूनिवर्स में कुछ भी हो आप उस पूरे को बोल देते हैं सराउंडिंग, राइट। तो हीट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप ये मानिए कि एक प्रेशर कुकर, ठीक है, मान लीजिए आपका एक प्रेशर कुकर है जिसको आप सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। आप जब इसमें फ्लेम से हीट देते हैं तो आपकी सराउंडिंग से ही तो हीट जा रही है। आपका प्रेशर कुकर एक सिस्टम है, दिस इज योर सिस्टम, और आपका सराउंडिंग में आपका बर्नर लगा हुआ है और उससे हीट ट्रांसफर हो रही है। तो आपका ये सिस्टम है, ये इस केस में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी फूड है वो कुक होने के बाद आप कुकर को रेस्ट पे छोड़ देते हैं कि वो अपने आप ठंडा हो जाए। तो क्या होता है कि आपका वो सिस्टम, आपका कुकर जो आपका भी सिस्टम है वो सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी मतलब हीट को रिलीज करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, वही है कि दो डिफरेंट टेम्परेचर, स्टार्टिंग में क्या था कि आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और आपके प्रेशर कुकर का टेम्परेचर कम था, तो वहाँ पे हीट एक्सचेंज हुई, आपके सराउंडिंग से आपके सिस्टम ने हीट ली, हीट एब्जॉर्ब की, राइट। दूसरा क्या था कि जब आपने उसे रेस्ट पे छोड़ा तब आपके प्रेशर कुकर के अंदर हीट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपके बाहर सराउंडिंग में क्या था, नॉर्मल है। अभी आप बर्नर तो नहीं है, नॉर्मल आपने रखा हुआ है उसको रेस्ट पे। तो क्या हुआ, आपके सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर हुई। तो आपकी हीट वो एनर्जी है जो एक्सचेंज होती है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। ये एब्जॉर्ब भी की जा सकती है और ये रिलीज भी की जा सकती है, ठीक है। आपकी जो हीट है इसका फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बीच में होगा। देखिए हीट, आप ऐसे हीट को पता नहीं कर सकते, हीट को हमेशा टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ही देखना होता है। हम कहते हैं कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ हीट ज़्यादा है, ठीक है। तो आपकी जो हीट का फ्लो वो हायर हीट से लोअर हीट, या ये कहिए कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में होता है। अगर आपकी हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, मैंने साइन कन्वेंशन हीट का पहले बताया हुआ है, फिर भी एक बार रिवाइज करा देते हैं कि अगर आपका हीट जो है वो सिस्टम अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो आपकी हीट होगी पॉजिटिव। लेकिन अगर आपका सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है, मतलब सिस्टम की एनर्जी डाउन जा रही है, तो आपकी हीट होगी कैसी, निगेटिव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो हीट होता है ये पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन भी मैंने पहले बताया हुआ है। देखिए स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करें, ओनली उस पाथ के पे डिपेंड ना करें जिससे वो स्टेट अचीव हुई है। लेकिन पाथ फंक्शन जैसे आपका वर्क और आपका हीट, ये पाथ फंक्शन होते हैं, ये पाथ पे भी डिपेंड करते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू आपने वो स्टेट को अचीव किया है। तो आपकी हीट भी क्या है, पाथ फंक्शन है। अगर बात करें आपकी हीट की यूनिट की, तो जनरली हीट क्या है, इट्स मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो आपकी एनर्जी की जो यूनिट होगी वही आपकी यूनिट होगी आपके हीट की। लेकिन एक कॉमन यूनिट होती है कैलोरी, क्योंकि हीट को जो डिफाइन किया गया था स्पेशली वो कैलोरी के टर्म में किया गया था। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से बोला कि आपकी जो हीट है, मतलब 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट हुई थी उसे बोल दिया था कैलोरी। तो कैलोरी को डिफाइन उस तरीके से किया गया था, इसलिए इसकी यूनिट कैलोरी भी है। कन्वर्जन क्या है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, ठीक है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं अपने हीट की। अब हम बात करने वाले हैं हीट की। हमने हीट को डिफाइन कर लिया, इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बात कर लिया। क्वेश्चन ये आता है कि हमारी हीट डिपेंड किस चीज पे करती है, ठीक है। तो अगर आप केवल हीट की बात करें तो आप ये इस तरीके से सोच सकते हैं कि जो मैंने अभी आपको प्रेशर कुकर का एग्जांपल दिया था, जिससे आपने ये पता किया कि हीट एब्जॉर्ब करना क्या होता है और हीट रिलीज करना क्या होता है।
आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि चाहे आप 1 लीटर का प्रेशर कुकर लीजिए और दूसरा आप लीजिए 2 लीटर का प्रेशर कुकर, ठीक है। ये आपका प्रेशर कुकर क्या, इट्स योर सिस्टम, इट्स योर सिस्टम। अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। आप 1 लीटर के प्रेशर कुकर में और 2 लीटर के प्रेशर कुकर को अगर अलग अलग बर्नर पे रखेंगे तो 1 लीटर का प्रेशर कुकर जिसमें अमाउंट कम है और 2 लीटर का प्रेशर कुकर जिसमें अमाउंट ज़्यादा है, तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हीट लेंगे। मतलब जो बिसल होगी वो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आएगी, क्योंकि आपका जिसमें मास कम है, जिसमें मास कम है उसमें हीट कम देनी पड़ेगी, जिसमें मास ज़्यादा है उसमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो एक कंक्लूजन निकला कि आपका हीट जो है वो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपकी Q प्रोपोर्शनल टू M। नाउ आपका जो Q है वो टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अभी हम बताते चले आ रहे हैं कि हीट टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, तो Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, ठीक है। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने रूम टेम्परेचर पे प्रेशर कुकर रखा जो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे था। फिर क्या हुआ कि फाइनली जब हॉट हो गया वाटर उसका, तो मान लीजिए कि उसका 100 डिग्री सेल्सियस उसका चला गया टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका जो डेल्टा T होगा उसको ही तो आप उसकी हीट से रिलेट करेंगे कि कितनी हीट उसने ली होगी। इवन वो मास पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन वो डेल्टा T के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, ओवरऑल इन दोनों को इक्वेशन को आप जब समराइज करेंगे तो आपका Q प्रोपोर्शनल हो गया M और डेल्टा T। आप प्रोपोर्शनल के साइन को हटाइए, एक नया कांस्टेंट आएगा, वो होता है C। अब इस C को आप कैसे लिख सकते हैं, Q अपॉन M डेल्टा T। अब आपका ये जो C है, ये जो कांस्टेंट यहाँ पे आया हुआ है, इसे बोलते हैं क्या, हीट कैपेसिटी। इसे बोलते हैं आपका क्या, हीट कैपेसिटी। तो अब हम हीट को डिफाइन कर चुके हैं, हीट किस किस पे डिपेंड करती है वो भी पता कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी की, कि हीट कैपेसिटी होता क्या है, ठीक है। तो देखिए हीट कैपेसिटी को अगर आप जैसे Q अपॉन M डेल्टा T, हीट कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए आप उसकी हीट से ही डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये जो टर्म्स हैं, मतलब उसका मास और उसका टेम्परेचर डिफरेंस, इसको आप क्या कर दें, यूनिटी कर दें। अगर आप सम हाउ इनको बंद कर दें तो आपका C जो है वो Q के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी कंपाउंड के मास को और उसके टेम्परेचर डिफरेंस को 1 ले लें तो हमारा जो हीट होगा वही उसकी हीट कैपेसिटी होगी। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप क्या कीजिए, इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमाउंट। देखिए आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हीट कैपेसिटी को। पहला कि अगर आप 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड ले लें, 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड ले लें, दूसरा 1 मोल ऑफ कंपाउंड ले लें। देखो दोनों के नाम अलग अलग हैं, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिखा हुआ है। आपको M को यूनिटी लेना है, ठीक है। तो आप 1 ग्राम ले लो या फिर 1 मोल ले लो, ठीक है। एक्चुअली इन दोनों के नाम अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जो अभी केवल डिफाइन करते हैं किसको, हीट कैपेसिटी को। तो हीट कैपेसिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब डेल्टा T को आपको 1 डिग्री सेल्सियस करना है या फिर 1 केल्विन करना है, ठीक है। और आपको जो M लेना है वो कितना लेना है, 1 ग्राम। अगर आपने ये लिया है तो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें क्या डिफरेंस होता है कि M आपका 1 ग्राम होता है। अगर आप 1 मोल कंपाउंड ले लेंगे, 1 मोल कंपाउंड मतलब जैसे हम वाटर ले रहे हैं तो उसका 18 ग्राम मतलब 1 मोल। तो हम 1 मोल ऑफ वाटर लेंगे और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो उसे बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो आपका हीट कैपेसिटी है वो आपका हीट ही है, बस उसमें अगर आप कुछ कंडीशन को पुट कर दें। मतलब अगर आप 1 ग्राम कंपाउंड ले लें और उसके टेम्परेचर का जो डिफरेंस है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन रखें, तो आपका क्या हो जाएगा, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
और अगर आप क्या करेंगे, 1 मोल ले लें और टेम्परेचर डिफरेंस आप 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन ले लें, तो वो क्या हो जाएगा आपका मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इस टाइप से आपने हीट कैपेसिटी को भी डिफाइन किया। हीट कैपेसिटी हीट ही है, बस उसका मास और उसके टेम्परेचर डिफरेंस का जो है उसको आप डिफाइन कर दो। ठीक है, ओके। अब हमने आपको बताया कि आपका जो हीट कैपेसिटी है ये पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन है, इसका मतलब है कि इसके प्रोसेस को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जनरली जब हम वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर की बात करते हैं तो हम ये बात नहीं करते कि वो किस तरीके से वॉल्यूम बदल रहा है या प्रेशर चेंज हो रहा है, क्योंकि वो सब स्टेट फंक्शन है, उसमें स्टेट मैटर करती है ना कि पाथ। लेकिन आपका जो हीट है ये आपका पाथ फंक्शन है। तो जब भी आप हीट कैलकुलेट करेंगे या हीट का कोई भी आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पाथ है किस तरीके से फॉलो किया हुआ है। हमने आपको कुछ टाइप के प्रोसेस बताए हुए हैं पहले, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक क्या है, आइसोकोरिक क्या है, आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। तो जरा हम बात करते हैं कि अलग अलग हीट कैपेसिटी की बात करते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस दिए हुए हों। हमने माना कि हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल के केस में। आइसोथर्मल के केस में क्या होगा, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, डेल्टा टी 0 होगा, तो आपका हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हम आइडियाबैटिक की बात करें, आइडियाबैटिक में आपका हीट 0 है, तो आपका क्या होगा, आपका हीट कैपेसिटी कैसा हो जाएगा, 0। तो ये तो हो गई आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक की बात। तो इनमें तो हीट कैपेसिटी का ऐसा सच कोई रोल आया नहीं, क्योंकि एक में इन्फिनिटी और एक में 0 हो गया। अब आप बात करते हैं, 2 और है आपके पास, कौन सा, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है कि आपका जो हीट है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे सीपी से। सीपी मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप रिप्रेजेंट करेंगे सीवी से, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, हम मान के चल रहे हैं 1 मोल, जैसे हमारा क्या था, Q अपॉन m डेल्टा T था। हम मान के चल रहे हैं कि हम 1 मोल की बात करते हैं, तो 1 मोल के लिए आपने m को तो 1 मोल ले लिया, तो आप क्या लिखेंगे, आप C बराबर लिखेंगे, मतलब हीट कैपेसिटी बराबर आपका dQ अपॉन dt। हम स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं गैसियन सिस्टम में। ठीक है, तो आपका जो सीपी है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इधर देखिए आप, इसको सीपी को रिप्रेजेंट किया जाएगा डी क्यू पी अपॉन डी टी, और सीबी को रिप्रेजेंट किया जाएगा डी क्यू बी अपॉन डी टी। अब आप ये सोचिए कि हमने ये पी केवल क्यू पे ही क्यों लगाया, टी पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्यू आपका पाथ फंक्शन है, तो उसी पे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि वो किस पाथ के थ्रू जा रहा है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है। टी आपका स्टेट फंक्शन है, तो वहां पे पी नहीं लगाया जाएगा। तो क्या हुआ आपका सीपी बराबर डी क्यू पी अपॉन डी टी। ठीक है, और आपका सीबी बराबर क्या हो गया, डी क्यू बी अपॉन डी टी। अब देखिए आपका जो ये क्यूपी है, क्यूपी क्या है, इट्स हीट टेकन बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। इट्स हीट टेकन बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये आपका क्या, क्यूपी। जो आपका हीट होता है, जो कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम लेता है, उसे बोलते हैं इंथैल्पी। तो आप क्यूपी को लिख सकते हैं क्या, इंथैल्पी। ठीक है, जब एक पाथ आपका स्पेसिफिक हो जाए, प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, तो आपका जो हीट है, जो टेकन हीट है, वो आपकी इंथैल्पी कहलाती है। तो आप क्यूपी की जगह एच लिख सकते हैं, तो आपका सीपी बराबर क्या हो गया, डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, यहां से आप क्या पता कर सकते हैं कि आपका डी एच मतलब चेंज इन इंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ सीपी। तो डी एच बराबर सीपी डी टी। ये कितने के लिए, 1 मोल के लिए। अगर n मोल के लिए देखोगे तो डी एच बराबर एन सीपी डी टी। ठीक है, इसी टाइप से आप इसको देखिए, इसी टाइप से आप इसको देख सकते हैं, हीट टेकन बाय सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसे बोलते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी, यू। ठीक है, अगर आपका सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ले रहा है तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में स्टोर होता है, तो उसे बोलते हैं यू। तो आप क्यू बी को यू रख सकते हैं, तो सी बी बराबर डी यू अपॉन डी टी। तो डी यू बराबर क्या हो गया, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सी बी डी टी। ये तो 1 मोल के लिए है, n मोल के लिए क्या होगा, डी यू बराबर एन सी बी डी टी।
ठीक है, तो आपने ये पता किया कि किस तरीके से आप स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का लर्निंग आउटकम क्या है? सबसे पहले हीट क्या था? इट्स मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इट्स मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इट्स पाथ फंक्शन, यूनिट इज कैलोरी और जूल। ठीक है, फिर हम देखा था हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हमें कैसे पता चला था कि आपका हीट मास पे और टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। उससे हमें पता चला कि अगर आप मास को और टेम्परेचर डिफरेंस को फिक्स कर दें, यूनिटी मान लें, तो जो हीट गिवन होगी वही उसकी हीट कैपेसिटी होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब आप मास को 1 ग्राम लें, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी जब आप मास को 1 मोल लें। चेंज इन इंथैल्पी, हीट टेकन बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या होगा आपका वो चेंज इन इंथैल्पी आपने क्या पता किया? एन सीपी डी टी फॉर एन मोल, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू बराबर एन सी बी डी टी, ठीक है, फॉर एन मोल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।